नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। कहानी अब तक कुछ यूं थी कि कुरुक्षेत्र के रण में जब पहले दिन का सूर्यास्त हुआ, तब पांडव शिविर में सूर्यास्त के बाद एक वॉर काउंसिल बैठी। वहां बैठे युधिष्ठिर केवल दुखी नहीं थे, वे टैक्टिकल फेल्यूर का विश्लेषण कर रहे थे। भीष्म ने पांडवों की अग्रिम पंक्ति यानी कि फ्रंटलाइन को तकरीबन 30% यानी कि 30% तक नष्ट कर दिया था। यह कोई छोटी बात नहीं थी। इसीलिए युधिष्ठिर कहते हैं, नमे जयोस्ति भीष्मेण युध्यमानस्य संयुगे सही भीष्मः शिखीवाग्रिहि कक्षमद हति मामकम्। भीष्म अग्नि की तरह मेरी सेना को जला रहे हैं, उनके रहते मेरी जीत असंभव है, ऐसा कुछ युधिष्ठिर का मानना था। जवाब में कृष्ण युधिष्ठिर को एसिमेट्रिक थिंकिंग की ओर मोड़ते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि जो भीष्म बाहर से अजय है, वे भीतर से नैतिक रूप से जर्जर हो सकते हैं। यहीं से शिखंडी को आगे लाने की मानसिक पृष्ठभूमि शायद तैयार हुई थी। युधिष्ठिर ने भीष्म का मानसिक संकल्प कमजोर पहले ही दिन की शुरुआत से कर दिया था। फिर भी पांडवों का वज्रव्यूह कौरवों के घेरे को तोड़ने में विफल रहा। अब पांडवों को अपनी रक्षात्मक मुद्रा छोड़कर सरप्राइज एलिमेंट ढूंढने की आवश्यकता महसूस हुई। पहले दिन का निष्कर्ष कुछ ऐसा रहा कि प्रथम दिन पांडवों ने शक्ति से लड़ने का प्रयास किया और हार गए। उन्होंने सीखा कि इंटेलिजेंस यानी कि सूचना और डिसेप्शन यानी कि छल के बिना भीष्म जैसे स्ट्रैटेजिक एसेट को नष्ट करना असंभव है। प्रथम दिन का अंत पांडवों के लिए अंधकार था, लेकिन यही अंधकार अगले दिन की प्रकाशमयी रणनीति का गर्भ बना। महाभारत युद्ध कथा के इस 5वें एपिसोड में मैं विनय पंड्या सिपर आपका स्वागत करता हूँ। तो शुरू करते हैं महाभारत युद्ध के दूसरे दिन की कथा। रात बीत चुकी थी और कुरुक्षेत्र फिर से जाग रहा था। घायल सैनिकों की कराह, घोड़ों की थकी हुई सांसें और दूर कहीं ढाल पर टकराती हवा की ध्वनि कल के युद्ध की त्रासदी याद दिला रही थी। पांडव शिविर में भीम चुप थे, पर उनकी आंखों में अग्नि थी। अर्जुन ध्यान में थे, पर मन में संकल्प स्पष्ट था। युधिष्ठिर शांत थे, पर उनके भीतर तूफान उमड़ रहा था। कौरव शिविर में दुर्योधन पहले दिन की जीत के कारण बहुत खुश भी थे और चाहिए उतनी जीत ना मिलने के कारण थोड़े दुखी और क्रोधी भी। आचार्य द्रोण और कृपाचार्य आज की तैयारी में लगे हुए थे। भीष्म अपने स्वभाव के मुताबिक शांत थे। आज कौरवों ने फिर से सर्वतोमुखी व्यूह रचा, जो पहले दिन भी उन्होंने रखा था। यह व्यूह स्थिर नहीं था, यह धीरे धीरे सांस लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। केंद्र में भीष्म एक स्थिर धुरी की तरह, द्रोण और कृपाचार्य लगातार अपना स्थान बदलते और पहले दिन की तरह गैप्स भरने वाले थे। शल्य दाएं फ्लैंक को संभालने के लिए थे, जयद्रथ बाएं फ्लैंक को यानी कि पक्ष को ठीक करने के लिए है, और आखिर में दुर्योधन और दुशासन अपनी सेनाओं के साथ। पूरा व्यू एक घूमते हुए चक्र जैसा था। पांडवों ने आज एग्रेसिव अप्रोच अपनाया है। वे आज क्रॉन्च व्यू से प्रतिकार करने वाले थे। क्रॉन्च व्यू यानी बगुले जैसे आकार वाली रचना और सीधा चौथ से प्रहार। वी ऑल नो अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। उनके पास वैसे भी कोई और चारा नहीं था। पहले ही दिन वे अपनी 30% सेना पितामह भीष्म के कारण खो चुके थे। क्रॉन्च व्यू केवल एक आकार नहीं, पर एक अटैकिंग पैटर्न था।
अग्र नुकीला भाग यानी कि चोंच के स्थान पर अर्जुन, क्रॉंच पक्षी की गर्दन पर भीम यानी अर्जुन को पीछे से समर्थन। दोनों पंख सात्यकी और अभिमन्यु ने संभाल रखे थे। पार्श्व में यानी कि पीछे धर्मराज युधिष्ठिर और उनकी दाएं और बाएं नकुल और सहदेव। अर्जुन के ऊपर दिशा निर्धारण का जिम्मा था। पूरा व्यू उसी ओर मुड़ता जहां अर्जुन ले जाते। भीम अपनी गति से पूरे व्यू की गति तय करने वाले थे। कौरव और पांडव दोनों पक्षों की अपनी अपनी स्ट्रेटजी थी। कौरव डायरेक्ट फ्रंटल पियर्सिंग यानी कि अगली कतार तोड़कर अंदर घुसना चाहते थे और पांडव काउंटर पेनिट्रेशन करके कौरवों की सेना में पेट बनाकर भीष्म के जोन को टारगेट करना चाहते थे। अंततः जिसकी प्रतीक्षा थी वो पल आ गया। एक साथ हजारों शंख बजने लगे और शंख बजते ही कौरव सेना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी है। सबसे पहले गज सेना, उसके पीछे रथ, फिर घोड़े और अंत में पैदल सैन्य। पांडव सेना अपने क्रॉंच व्यू की गति अचानक बढ़ाती है, मानो बगुला स्थिर जल में मछली पकड़ने वाला हो। पांडव सेना सीधा दबाव बनाती है। तब अचानक एक और शंख ध्वनि सुनाई दी। ततः शंखाश्च भैर्यश्च सशब्द तुमुलो भवतः। ध्वनि इतनी प्रबल कि घोड़े भी चौंक उठे। ये ध्वनि किसी और की नहीं, खुद गांगेय की थी। गांगेय यानी पितामह भीष्म के रथ से आ रही थी। यह था पितामह भीष्म का शॉक वेव अटैक। भीष्म ने अपने सेना को संकेत दे दिया था और अचानक बाणों की वर्षा शुरू हो गई। हजारों हाथी आगे धकेले गए, उनके पीछे रथों ने दूरी कम की और हल्ला बोल दिया। पांडवानां सहस्राणि व्यधमत सह पितामह। पांडव पक्ष के हजारों सैनिकों की बलि चढ़ चुकी थी। यह अटैक केवल मारना नहीं था, बल्कि एनिमी रिदम को तोड़ना था। उसी क्षण अर्जुन ने काउंटर फ्लो मूवमेंट शुरू कर दी। अर्जुन ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सर्प चाल अपनाई। वे सीधा आगे की ओर नहीं बढ़े, पहले दाएं बचाव किया, फिर बाएं गैप्स भरने लगे और अंततः सेंटर की ओर जाते हुए भीष्म की दिशा में बढ़े और बाणों की वर्षा शुरू कर दी। यहाँ हम श्री कृष्ण के रथ संचार की कला की जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। महाभारत का शायद ही कोई और साथी होगा जो इतना सुलझा हुआ हो। यह फ्लूइड मूवमेंट था, एक नदी की तरह। ततो अर्जुनो महाबाहु सर्वर्ष मुमोचः। श्री कृष्ण की रथ संचार की तीव्रता और महाबाहु अर्जुन की धनुर्विद्या के कॉम्बिनेशन ने कौरव सेना में तहलका मचा दिया। भीम इसी मौके की तलाश में था। मौका पाकर अर्जुन के पीछे से निकलकर भीम ने कौरवों की अग्रिम पंक्ति में बैक थ्रू कर दिया। वे सीधे नहीं, थोड़ा तिरछे घुसे। सबसे पहले कलिंग देश के राजा श्रुतायुध के ऊपर भयंकर आक्रमण करके उनकी गज सेना को तोड़ी। कलिंग देश के राजा को दुर्योधन ने भेजा था कि भीम पे अटैक किया जाए। यहाँ भीम ने काउंटर अटैक कर दिया और राजा श्रुतायुध को वीर गति प्रदान कर उनके राजकुमार शक्रदेव को भी मारकर फिर वे वीर उनके वीर सेनापति भानुमान और दूसरे योद्धा केतुमान को यम दर्शन के लिए भेज दिया। इस प्रकार भीम आगे बढ़ते हुए रथों के बीच केओस बनाते हुए भीष्म को बाईपास करते हुए दुर्योधन की दिशा में आगे बढ़ गए। सभीमसेनो वेगेन कौरवान अभ्यतावत। भीमसेन कौरव सेना में ऐसे घुसे मानो किसी खेत में खुले सांड ने बेझिझक प्रवेश कर लिया हो। जैसे ही भीम ने अपनी जगह बनाई, द्रोण की रिपेयरिंग स्ट्रेटजी फिर से काम पे लग गई। द्रोण तुरंत वहां पहुंचे जहां भीम ने अर्जुन के लिए जगह बनाई थी। गुरु द्रोण ने सैनिकों को रीग्रुप किया, नई लाइन बनाई तथा अर्जुन को
एंगेज करने की कोशिश की। दृश्य कुछ ऐसा लग रहा था मानो एक कुशल इंजीनियर कोई नक्शा बना रहा हो। अनडाउटेडली आचार्य द्रोण वॉज अ ट्रू बैटलफील्ड इंजीनियर। कौरव सेना के दोनों फ्लैंक्स कोलैप्स हो रहे थे, यानी कि दोनों बाजुएं टूट रही थी। तब शल्य ने दाएं फ्लैंक को आगे बढ़ाया और जयद्रथ ने बाएं से उनको घेरने की कोशिश की और रिकवरी करके दिखाई। द्रोण यह देखकर काफी प्रसन्न हुए। कौरव पलड़ा भारी हो रहा था, लेकिन पांडव भी कहाँ पीछे हटते थे। तब अचानक नकुल पीछे से आगे आते हुए उन्हें रोकते हैं और सहदेव काउंटर एंगल बनाते हैं। अब दोनों ओर से सेमी सर्कल की जैसी, यानी कि अर्धचंद्र की जैसी रचना आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। यहाँ कोई युद्ध ही नहीं पर ज्योमेट्री बन गया था। तब अचानक एक तेज रथ धूल उड़ाता हुआ आया और सीधा कमजोर हिस्से पे प्रहार कर दिया। ये और कोई नहीं पर अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु था। अभिमन्यु की लाइटनिंग स्ट्राइक हो चुकी थी। 3-4 रथ एक साथ तोड़े, दिशा बदलकर फिर हमला किया। अभिमन्युर महाबाहु शत्रु न संप्रम मर्दः। अभिमन्यु ने शत्रु सेना में हाहाकार मचा दिया। अभिमन्यु की चाल थी मारो भागो फिर से आओ, फिर मारो फिर भागो, यानी कि हिट वैनिश एंड हिट अगेन। अब संध्या होने में बस आधा प्रहर शेष था। एक और अभिमन्यु अपना कार्य कर रहा था, वहीं दूसरी ओर भीष्म और अर्जुन का डायनामिक ड्यूअल चालू था। दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे और सिर्फ घूम नहीं रहे थे, एक दूसरे पे प्रहार भी कर रहे थे। अर्जुन तेज घुमावदार चाल वाला और भीष्म स्थिर सटीक नियंत्रण में। तयो संभवद युद्धम घोर रूपम भयावहम। दोनों के बीच में धनुष्य और बाणों का तुमुल युद्ध छिड़ चुका था। यह द्वंद्व मोशन और प्रिसीजन के बीच में था। ये पूरे युद्ध का बैलेंस फेज था। किसी पक्ष को कोई क्लियर एडवांटेज नहीं, लेकिन कौरव अपना स्ट्रक्चर बचाते हैं और पांडव अपना प्रेशर बनाए रखते हैं। It was a chaotic equilibrium in the battlefield. तब धीरे धीरे सूर्यास्त का समय आया। बाण रुकते हैं, रथ धीमे होते हैं, सैनिक पीछे हटते हैं। अस्तम गते दिवाकरे निवृतम तत महारणम। जैसे समुद्र की लहरें शांत हो जाए, वैसे ही संध्या फिर से कुरुक्षेत्र को शांत कर देती है। इस प्रकार दूसरे दिन का युद्ध यहाँ समाप्त हुआ। डीप टैक्टिकल इंसाइट अगर देखें तो महाभारत युद्ध के दूसरे दिन 3 चीजें बदली। अर्जुन आज फुल्ली एक्टिव मोड पर था, जो पहले दिन नहीं था। भीम ने अपना टारगेटेड डिस्ट्रक्शन का कार्य चालू रखा था और द्रोण ने अपनी एडेप्टिव कंट्रोल की स्ट्रेटजी से बढ़त हासिल करवा ली थी। इस प्रकार दूसरा दिन समाप्त हुआ। अब यह स्पष्ट था, यह युद्ध लंबा चलेगा। हर दिन नई रणनीति जन्म लेगी। पहला दिन व्यवस्था थी, दूसरे दिन गति आई, अब तीसरे दिन विनाश का विस्तार होगा। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए एक प्रेरणादायक होते हैं। किसी भी जगह पे अगर कोई त्रुटि रह गई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।